Okay, sir. So, good morning to everyone. Today we are going to start the International Investment Theory Part 2. In the first lecture, we have discussed about the version of the theory. हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट थियरी के वर्जन के बारे में बात किया था और we have talked about the theory of international investment theories which are divided in 5 parts: theory of capital movement, market imperfection theory, internationalization theory, location specific advantage theory and electric theory free trade. तो हम लोगों ने जो बात किया था तो उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट और मार्केट इम्परफेक्शन थियरी की। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन थियरी, लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थियरी और इलेक्ट्रिक थियरी ऑफ फ्री ट्रेड। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटरनेशनलाइजेशन थियरी explains the process by which firms acquire and retain one or more value chain activities inside the firm, retaining control over foreign operations and dividing the disadvantages of dealing with external partners. The concept of internationalization theory is to transfer the superior knowledge to foreign subsidiary and obtain higher return or fee on its investment. It comes into contract and provide authority to use its competitive advantage in the form of license, franchise, or other forms. It also explains why a firm would choose to enter a foreign market via FDI, foreign direct investment, rather than exploit its ownership advantage. Transaction cost of entering into transactions, negotiating, monitoring, etc. are the part of the internationalization theory which deals the cost reduction and product development. देखिए, if we will talk about by taking some example, कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो कोई भी अगर फर्म है वो होम कंट्री में चल रही है तो होम कंट्री में फर्म की एक वहां पर डेवलप होता है उसका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, R&D, रिसर्च और इनोवेशन चलता रहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें हुंडई की, या द बेस्ट एग्जांपल विल बी द हीरो होंडा। जब होंडा ने इंडिया के मार्केट में इंटर किया तो इंडिया के मार्केट में इंटर करते समय होंडा वाज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, एंड Hero was having the experience of making bicycles. साइकिल बनाने का, पैर वाली साइकिल बनाने का एक्सपीरियंस हीरो के पास था, लेकिन मोटरसाइकिल या बाइक बनाने का एक्सपीरियंस हीरो के पास नहीं था। This experience was existing with the Honda, but उस समय इन्वेस्टमेंट का ये प्रोसेस था। इन्वेस्टमेंट थ्योरी इसीलिए इसको कहा जाता है। उस समय ये था कि there was a rule of having the joint venture with some Indian company, कि आप किसी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होंडा ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर लगाया हीरो साइकिल के साथ। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि होंडा बाइक का टेक्नोलॉजी और साइकिल बनाने की टेक्नोलॉजी आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, एकदम कहीं से बहुत ज्यादा दूर का। मारुति वाज नॉट ए कंपनी, सुजुकी वाज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द स्मॉल कार्स। तो मारुति सुजुकी ने उसी समय मार्केट में एंटर किया। टीवीएस सुजुकी ने उस समय टीवीएस मोटरसाइकिल और सुजुकी जो जापान की कंपनी थी उसने एंटर किया। तो अब इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी इसमें कहां से आई? इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी व्हेन हैविंग टू काइंड ऑफ वेंचर, आइदर इट इज हैविंग ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो ये जाकर के वो सीधे सीधे कंपनी लगाती है दूसरे देश में, या फिर वहां पर कोई सब्सिडरी रखती है, फ्रेंचाइजी दे देती है, या फिर कोई उसका ज्वाइंट वेंचर होता है। इन तीनों केस में अब कंपनी ने रिसर्च एंड इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो किया है होम कंट्री में, लेकिन उसको प्रॉफिट कराना है, मार्केट एक्सपेंशन करना है उसको अब्रॉड में, बाहर के कंट्री में, जहां पर उसकी सब्सिडरी है, जहां पर उसकी फ्रेंचाइजी है,
या जहां पर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ज्वाइंट वेंचर्स जहां पर चल रहे हैं, ऐसे जगहों पर भी उसको मार्केट का एक्सपेंशन करना है। इन दैट केस, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड टू एक्वायर द मार्केट ऑफ द फॉरेन कंट्री, द कंट्री ट्रांसफर्स इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स वर्किंग स्टाइल, या जो उसका अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने वर्किंग पैटर्न को, या अपने टेक्नोलॉजी को वो क्या करती है, अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है, अपने सुपीरियर नॉलेज को वो दूसरे देश में अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है, जिससे उसकी सब्सिडरी भी डेवलप हो और वहां पर भी नए प्रोडक्ट, नए इनोवेशन के साथ नए मार्केट को कैप्चर कर सके। तो सीधे सीधे इंटरनेशनलाइजेशन थियरी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे होंडा ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद ये हीरो होंडा बिकेम द मार्केट लीडर और जायंट इन द कंट्री में वो क्या बन गया, एक सुपर पावर बन गया, मार्केट लीडर बन गया। although today Hero has a different segment and Honda is having the different segment, दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन जैसे अब एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प जैसे ही होंडा से अलग हुआ, हीरो मोटोकॉर्प बना। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, कहां पर, ओवरसीज में। इसने ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में बाइक बनाना शुरू कर दिया। तो अब इसने क्या किया कि he started to transfer the knowledge, home country's knowledge to its overseas subsidiaries। जो ओवरसीज में इसकी सब्सिडरी है, कंपनीज हैं, इसको नॉलेज इसने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। एंड क्यों ट्रांसफर करना शुरू कर दिया? टू एक्वायर द फॉरेन मार्केट और टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट और टू गेन द प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन थियरी। देखिएगा, एक चीज और बता दें आपको, लोग जब इंटरनेशनलाइजेशन थियरी आप लिखिएगा तो ये थियरीज बहुत छोटी छोटी सी है और इनका बहुत जिस्ट है, बहुत थोड़ा सा है। आप इनमें बहुत ज्यादा 5-6 पेज, अच्छा ये अकेले आएगा नहीं। अगर आप ये कहें कि इंटरनेशनलाइजेशन थियरी आएगा तो ये अगर शॉर्ट में क्वेश्चन में आएगा तो आएगा अकेले, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन में अकेले नहीं आएगा। तो दिस इज द मेन की अगर आएगा तो इन्वेस्टमेंट थियरी करके आएगा, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी थियरीज को हमें लिखना है। चलिए, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक चीज ये मैंने जानबूझ करके यहाँ पर डाला हुआ है कि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन ही तो इंटरनेशनलाइजेशन है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम बैरियर्स को, when we are reducing the barriers क्या है? टैरिफ, कोटा, कस्टम, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, रूल्स और रेगुलेशंस, ये जितनी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, जब इन रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से हम एक इंटरनेशनल बैरियर्स को खत्म करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करते हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो सरकार द्वारा दिए गए रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि ट्रेड बैरियर्स हैं, कि इंपोर्ट करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैरिफ देना पड़ेगा, या कोटा निर्धारित कर दिया सरकार ने। अब इन बैरियर्स को हटा देने से क्या होगा? सारे लोगों को फायदा होगा। Whosoever is having the trade at international level, they always get the benefit. Having the international approach without any restriction is globalization। लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है कि इंटरनेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस व्हेन ए कंपनी मेक्स इट्स सब्सिडरी, facilitates its subsidiary or makes its products available in the foreign market। तो internationalization is the practice of designing products, services and internal operations to facilitate expansion into the international market। यानी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब इंटरनेशनल मार्केट में ले जाती है, although प्रोसेस वही होगा, मीडियम किस माध्यम से ले जाएगी कंपनी?
स्वाभाविक है ग्लोबलाइजेशन, अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस हटेगा, इंपोर्ट लाइसेंस हटेगा तो माध्यम वही होगा, बट ये कंपनी का काम है, इंटरनेशनलाइजेशन करना कंपनी का काम है। इट मीन्स द ग्लोबलाइजेशन इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेशनलाइजेशन इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। It is by the company, it is a process which is internationalization is the process adopted by the company, ये कंपनी के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और इट इज implemented by the company to acquire the foreign market, to capture the foreign market, to expand its subsidiaries in the foreign market. So this is the basic difference between internationalization and ग्लोबलाइजेशन। अब एग्जांपल मैंने एक दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए एक हेयर ड्रायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनलाइजेशन लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहती है, तो उसके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी? एक प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि भाई जिस देश में, मान लीजिए अगर इंडिया की हेयर ड्रायर बनाने वाली कंपनी है तो वो अपने हेयर ड्रायर को अमेरिका में बेचना चाहती है, यूरोपियन कंट्री में बेचना चाहती है या जापान में बेचना चाहती है, तो ट्रेड बैरियर्स होंगे, टैरिफ लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो ये क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अब हेयर ड्रायर को ले जा करके आप बिल्कुल बेचना थोड़ी शुरू कर देंगे। अरे भाई हेयर ड्रायर यहाँ बनता है तो 440 वोल्ट की बिजली लगती है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट सप्लाई होता है, आपका एसी करंट होता है, हो सकता है वहां पर उसको डीसी करंट पर चलाना चाह रहे हो लोग, हो सकता है वहां पर 440 वोल्ट का नहीं, वहां पर 220 वोल्ट पे ही काम करना चाह रहे हो। तो देश में भी ये डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हेयर ड्रायर आप बना रहे हैं इंडिया में, और जब इस हेयर ड्रायर को आप वहां के लेवल पर लेकर के जाएंगे तो वहां के लेवल पर उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ आपको कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बड़े मजे से, आप लोगों को बड़े समझ में आ जाएगा अभी इंटरनेशनलाइजेशन थियरी। आप लोगों ने याद रखा होगा जब सेकंड 5 ईयर प्लान में पढ़ा रहा था, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान, तो उस समय हमने कहा था कि इंपोर्ट की बात की गई थी और इंडिया ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी का। जैसे हेवी इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट किया गया, या 6th प्लान में 7th प्लान में कंप्यूटर को इंपोर्ट किया गया। हम कंप्यूटर का एग्जांपल ले लें, ज्यादा बेहतर होगा। कंप्यूटर आया इंडिया में, तो आपको याद है कंप्यूटर कैसे काम करता था? आज हम लोग लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं पर भी लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय कंप्यूटर कैसे चलता था? एसी रूम होता था, उसके पहले एक दरवाजा लगा होता था, वहां पैर पूछो, पहले पैर धुलो, पैर पूछो, फिर इसके बाद दूसरे कमरे में जाओ, फिर वहां रगड़ रगड़ के पैर धुलो, इसके बाद एकदम अंदर वाले कमरे में जाओ, वहां पर खूब बढ़िया चिल्ड एसी चल रही है, और एसी चल रही है तो बिल्कुल वहां पर एकदम भगवान की तरह उसका सजाया हुआ है कि यहाँ पर कोई और दूसरा आ नहीं सकता, डस्ट आ जाएगा और कंप्यूटर हैक कर जाएगा। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट था ना, यूरोपियन कंट्रीज में उस तरह के एटमॉस्फेयर थे, वहां का टेम्परेचर उतने ही होता था, तो वो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से बनाया गया था। अब उसको अगर इंडिया में चलाना था तो उस टेम्परेचर को कंपैटिबल बनाना पड़ रहा था, लेकिन मार्केट नहीं पकड़ पा रहा था। तो कंप्यूटर को मार्केट पकड़ने के लिए क्या किया? कंपैटिबल बनाया गया कि आप गर्मी में लेके बैठ जाओ, धूप में लेके बैठ जाओ, 440 डिग्री में बैठ जाओ, जहां मन हो वहां बैठ जाओ। अब लैपटॉप आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, मोबाइल आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन याद करिए जब कंप्यूटर शुरू में आया था तो बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजिकल, दिस वाज द डिफरेंस। तो वहां किसी भी, यहाँ की टेक्नोलॉजी को वहां के एनवायरनमेंट के अनुसार चलाना, या वहां की टेक्नोलॉजी को यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल बनाना, यही इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी का मेन है। चलिए हम लोग बात करते हैं लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। अब लोकेशन तीसरी फोर्थ है, फोर्थ लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। व्हाट इज दिस थ्योरी? लोकेशन एडवांटेज आर the ones that particular country provides that might create incentives for a firm to move into the country. So the difference with the ownership advantage that we covered before is that ownership advantage are the ones created within the firm. Example ले लेते हैं कैसा? A lumber company in Oregon has a location
specific advantage to as a lumber company in Arizona because there are simply more trees in Oregon. इसको यार पढ़ने के लिए उससे बेहतर है कि हम आपको समझा देते हैं क्या है लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी है क्या एक्चुअली। देखिए बड़ी सिंपल सी बात करें, एग्जांपल लें कि अगर आसाम की टी बनानी है या आसाम की टी को प्रोड्यूस करना है तो आप यूपी में तो नहीं बना सकते आसाम की टी। आसाम की टी स्वाभाविक है हिल एरिया में ही होगा, उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। या कश्मीर का सेब आप लेकर आए और कहें कि हम यूपी में प्रोड्यूस कर लेंगे, हम वहां से पेड़ लाएंगे और यूपी में लगाएंगे, या हम ले जाकर के तमिलनाडु में लगाएंगे और तमिलनाडु में जो है वो कश्मीर जैसा सेब मिलना शुरू हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। कारण ये है देयर इज ए सर्टेन एनवायरनमेंट, सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन advantage of having the location specific circumstances। जैसे कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं, अगर आप कहें कि सारी कॉटन मिलें या तो सूरत में है या तो कोलकाता साइड में है, ऐसा क्यों हुआ? कारण उसका ये है कि कॉटन का जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है वो ऐसी एरिया में हो सकता है जहां पर उस तरह का टेम्परेचर हो। जब रॉ मटेरियल वहां है तो कंपनी कहाँ लगेगी? वहीं लगेगी। तो दिस इज द लोकेशन स्पेसिफिक। आप मान लीजिए मसालों का आप मसाले बनाना का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या कहें कि हम नारियल का प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, ला करके बिहार में करेंगे, एमपी में करेंगे, यूपी में करेंगे। तो नारियल के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए एक सॉइल चाहिए, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। वो साउथ में केरला और तमिलनाडु और वहीं पर अवेलेबल है, आंध्रा में अवेलेबल है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। नागपुर का संतरा आप कहें कि हम ला करके प्रोड्यूस कर लेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं यूपी में, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। अब आप इसी चीज को लेकर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर ले चलिए। इंटरनेशनल पर आपको कुछ पता होगा, इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर लेते हैं कि कुछ वाइन्स हैं जो फ्रांस में बनती हैं। फ्रांस में इसलिए बनती हैं कि वहां पर एक सर्टेन टाइप का अंगूर पैदा होता है, उसी से वो वाइन बनाई जाती है। तो अब वो आप चाहें कि यहाँ बना लें तो वो रॉ मटेरियल आपको वहां से मंगाना पड़ेगा, एंड दैट विल हैव द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा तो देन इट विल बिकम कॉस्टलियर, महंगा हो जाएगा। तो दिस इज द लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। कुल मिलाकर के यही है। फैक्टर्स दैट वन शुड कंसीडर व्हेन चूजिंग द बेस्ट बिजनेस लोकेशन। इसीलिए लोकेशन चूज किया जाता है कि हम किसी भी बिजनेस को कहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो लोकेशन चूज करते समय क्या क्या ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले स्टाइल ऑफ ऑपरेशन, फॉर्मल और एलिगेंट, मतलब कहां पर हमें लगाना है, रॉ मटेरियल, डेमोग्राफिक्स, फूड ट्रैफिक, पार्किंग एक्सेसिबिलिटी, कंपटीशन, साइट इमेज एंड हिस्ट्री। देखिए तीन चीजें हैं। एक तो रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल है कि नहीं है, इजिली अवेलेबल है कि नहीं है, नियर बाई अवेलेबल है कि नहीं है। डेमोग्राफिक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं पॉपुलेशन वहां नहीं है, अरे यार पॉपुलेशन हर जगह है, लेकिन मुश्किल क्या होती है, द स्किल्ड लेबर। हियर डेमोग्राफिक्स मींस द स्किल्ड लेबर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। जो कंपनी आप वहां लगाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्शन आप वहां करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन के लिए वहां पर उस चीज की स्किल्ड लेबर अवेलेबल है या नहीं है। ट्रैफिक, फूड ट्रैफिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन। आप सामान तो बना लिए, लेकिन पता चला कि आप सामान बना करके और भेजना चाहें तो सड़कें इतनी खराब है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं है, आपका सामान नागपुर से चला संतरा, पता चले कि सड़कें इतनी खराब हो कि यूपी आते आते सड़ जाए, तो देन यू कैन नॉट सेल इट ऑन द प्रॉपर। आप सड़क तीन बार ट्रक पलट जाए तो पता चलेगा कि आपका सामान टूट ही गया रास्ते में। तो दिस इज आल्सो ट्रैफिक, transportation, parking and accessibility, competition, how many competitors are in the market, how they are behaving, how much they are strong in the market, what is the how much it is nearby or nearby आप your product कितने आपके प्रोडक्ट के वो नियर बाई हैं। तो दिस ऑल इज द
लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। चलिए अगली बात करते हैं, लास्ट की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी, जिसको हम डनिंग्स OLI मॉडल कहते हैं। It was published by John S. Dunning in 1979 and refined by him several times since then. When he refined the theory in 1988 and 1993. It is the key contribution to the separation of international business studies. The electric paradigm is a business approach that analyzes whether a company should make a foreign direct investment or not. Electric paradigm is a theory that provides a three-tiered framework for companies to follow. They follow the framework when deciding whether they should invest abroad. The electric paradigm theory posits three kinds of advantage for a multinational company, which is known as the ownership advantage, location advantage, and internationalization. तीनों को आपने एक एक बार करके, शुरुआत में आपने वही पढ़ा था, नंबर 2 पर आपने ओनरशिप एडवांटेज पढ़ा, थर्ड पर आपने स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज पढ़ा, और फोर्थ पर आपने इंटरनेशनलाइजेशन थियरी पढ़ी थी। तो एक एक लाइन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। A firm must own some unique competitive advantage that overcomes competition. Firms specific competencies such as knowledge, skills, capabilities, relationships, or physical assets such as brand name is the main of the ownership advantage. Location specific advantage is the business should be done in more profitable foreign location than a domestic one. Specific advantage that exist in the host market such as natural resource, low cost labor or skilled labor such as labor, raw materials. हम यही बार बार अभी आपको बताए जा रहे हैं यही कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, रॉ मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल वेदर इट आर नॉट। तो लोकेशन तभी आपका सक्सेसफुल होगा। इंटरनेशनलाइजेशन थियरी अभी अभी मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रिक थियरी डनिंग का जो है इन तीनों को मिला करके इसका एक एम्पिरिकल स्टडी है, जिसको हम OLI, O का मतलब हुआ ओनरशिप एडवांटेज, L का मतलब हुआ लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज एंड I का हुआ इंटरनेशनलाइजेशन थियरी। अब एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सोनी इन चाइना। Ownership specific advantage कैसे हुआ? Sony possesses a huge stock of knowledge and patents in the consumer electronic industry as represented by products like the PlayStation. But ownership ये क्या हो गया? Ownership, उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट भी है और उनके पास नॉलेज है, ये हुआ इस ओनरशिप। बट लोकेशन, सोनी डिजायर्स टू मैन्युफैक्चर इनटू चाइना, मतलब वो चाइना में बनाना चाहता है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट फैसिलिटीज, टैक्स एग्जम्पशन एंड एटसेट्रा। तो वहां पर लेबर हो सकता है कि स्किल्ड अवेलेबल हो, वहां पर उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वो सुविधाएं मिल रही हो, लेबर कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो वो पर कॉस्ट कम करने के लिए वो चाइना में प्रोडक्शन करना चाहता है। तो ये क्या होगा? उसको लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज होगा। लोकेशन की वजह से ये सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही हैं। ओनरशिप क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, उसके पास टेक्नोलॉजी है और उसका पेटेंट है, ये नॉलेज है, ये ओनरशिप हुआ। लेकिन बनाना कहाँ चाहता है? उस लोकेशन को चूज करने का एडवांटेज उसको मिले, ये लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज है। और इंटरनेशनलाइजेशन कैसा है कि हर जगह की, हर कंट्री की अपनी एक अलग चॉइस होती है और उस चॉइस के अनुसार उस कंपनी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके और हर कंट्री में बेचना, हर कंट्री में सेल करना, दिस इज द इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। तो ये रहा आज का पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थियरीज पूरी। नाउ बी रेडी टू फॉर द